सोनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर, पशु पंछी रहा करते थे। उस जंगल के पेड़ बहुत ही हरे भरे और बहुत ही सुंदर थे। उन सभी पेड़ों में एक आम का पेड़ भी था। वो आम का पेड़ हमेशा ही उदास और हताश रहा करता था। वो पेड़ हमेशा ही चिंता में परेशान रहता। एक दिन उस आम के पेड़ को किसी के आने की आहट सुनाई दी। उस आम के पेड़ ने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आ रहा है। लकड़हारे के हाथ में एक नुकीली कुल्हाड़ी थी। वो कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के पास ही आ रहा था। वो लकड़हारा आम के पेड़ के पास आया तो जरूर, लेकिन वहाँ से फिर वो जाने लगा। लकड़हारे को जाता हुआ देख आम के पेड़ ने लकड़हारे को रोक लिया और लकड़हारे से कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें लकड़ियों की सख्त जरूरत है और तुम यहाँ पर पेड़ काटने के लिए ही आए हो। तुम मुझे काट कर ले जा सकते हो। मेरा शरीर भी बहुत ही बड़ा है। तुम्हें बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएगी और मेरे ऊपर मीठे मीठे फल भी है। उसे तुम खा भी सकते हो या फिर बेच भी सकते हो। क्या? आम के पेड़ की बात सुनकर लकड़हारा आश्चर्य में पड़ जाता है और फिर लकड़हारा आम के पेड़ से कहता है, पहली बार कोई पेड़ मुझे खुद बोल रहा है कि आओ और मुझे काट कर ले जाओ। मैंने तो ऐसा अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। कितनी अजीब बात है। मैं यहाँ पर पेड़ काटने के इरादे से आया ही नहीं था और यह नुकीली कुल्हाड़ी तो मैंने सिर्फ जंगली जानवरों से बचने के लिए ही रखी हुई है। कृपा करके मुझे काटकर पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। लेकिन तुम मरना क्यों चाहते हो? बस आप मुझे काट दीजिए और मुझे नष्ट कर दीजिए। आप चाहे तो मेरे फल और मेरी लकड़ियों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं। अगर आप मुझे काट देंगे तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम इतने बड़े और घने हो और बोल भी सकते हो। तुम्हारे फल भी दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो फिर तुम मरना क्यों चाहते हो? तुम देख सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो। इतनी खासियत होने के बाद भी तुम मरना क्यों चाहते हो? मेरे ये सब खासियत किसी काम का नहीं है। इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं जो मेरे पेड़ के नीचे बैठकर ही शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जो मांस बच जाता है उसे गीदड़ और बाकी दूसरे जंगली जानवर खाने के लिए आ जाते हैं। ये सब देखकर कोई भी पंछी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाते और हर दिन मुझे अपनी आंखों से हिंसा के अलावा और कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता और ना ही किसी भी पशु पंछी को बचाने के लिए मैं उसकी मदद कर पाता हूँ। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, लेकिन मैं धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता। आप मुझे काटकर नष्ट कर दीजिए। पेड़ की बातें सुनकर लकड़हारा कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें काटकर नष्ट कर देता हूँ। और फिर लकड़हारा लकड़ी और फल की लालच में उस पेड़ को काटने लगता है और फिर उस पेड़ को काट देता है और उस आम के पेड़ के लकड़ी और फलों को बेच देता है, जिसके बाद उस लकड़हारे के पास बहुत सारा धन आ जाता है। और फिर वो लकड़हारा वो धन लेकर अपने घर जाता है। फिर घर जाकर लकड़हारा जब अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है, तब उसकी पत्नी उसे कहती है, आप धन की लालच में आकर इतना गिर जाएंगे। मुझे नहीं पता था। आपको उस परोपकारी पेड़ की मदद करने के बजाय आपने उसे काटकर नष्ट कर दिया। क्या आपके हाथ नहीं कांपे? मैं इस धन को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। ये पाप का धन है। इसे दूर ले जाइए मुझसे। अब लकड़हारे को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और फिर लकड़हारा कहता है, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। ये तो मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया। धन के लालच में आकर मैंने एक बहुत ही अच्छे पेड़ को काटकर नष्ट कर दिया।
धन के लालच ने मेरे आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उस परोपकारी पेड़ को काटकर नष्ट कर दिया। अब लकड़हारे को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो क्या कर सकता है, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। लकड़हारा अपने आप को दोषी समझ रहा था। कुछ दिनों तक लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत ही उदास रहे। अपना ये पाप कैसे धो सकते हैं, इसके बारे में सोच रहे थे। लकड़हारा अब चाहता था कि वो कैसे भी करके इस पाप का प्रायश्चित करे, लेकिन कैसे करे यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लकड़हारे को बस एक ही बात का दुख था कि अब वो उस पेड़ को जीवन नहीं दे सकते थे। लकड़हारा ये सब सोच ही रहा था कि तभी लकड़हारे को कुछ सोचता है। लकड़हारे को याद आता है कि उसने उस पेड़ के कुछ आम अपने पास ही रखे हुए थे, जो पूरी तरह से सूखकर गुठली बन चुके थे। उस गुठली को देखकर लकड़हारे को एक आस जागी। अब लकड़हारे के पास पेड़ को फिर से जीवन देने के लिए वो गुठली बची हुई थी। वो लकड़हारा उस गुठली को लेकर दौड़ते हुए बगीचे में जा पहुंचा। इसके बाद लकड़हारा उस गुठली को उपजाऊ मिट्टी में गाड़ देता है। इसके बाद वो लकड़हारा प्रतिदिन उसमें पानी दिया करता। कुछ ही दिनों में वहां पर उस गुठली में से एक पौधा निकल आया। उस पौधे को देखकर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो जाती हैं। और फिर कुछ ही महीनों में वो छोटा सा पेड़ पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है। और फिर कुछ महीना बाद उस पेड़ में बहुत सारे आम उगाते हैं। अब पहले की तरह ही इस पेड़ में भी वही आंखें, वही मुंह और वही फल थे। ये पेड़ भी उसे पेड़ की तरह ही सुन सकता, बोल सकता और देख भी सकता। अपने आप को फिर से जीवित देखकर वो आम के पेड़ ने लकड़हारे से कहा, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मुझे फिर से वही हिंसा देखनी पड़ेगी। ये आपने ठीक नहीं किया। और फिर वो आम का पेड़ रोने लगा। आम के पेड़ को रोता हुआ देख लकड़हारे ने कहा, तुम रोना बंद करो। अब तुम्हें फिर से वो हिंसा नहीं देखनी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हें जंगल में से बगीचे में ले आया हूँ। अब यहाँ पर तुम्हें दूर दूर तक जंगली जानवर दिखाई तक नहीं देंगे। और यहाँ पर बहुत सारे पंछी भी रहते हैं, जो तुम्हारे ऊपर घोंसला बनाकर अब निवास करेंगे। अब यहाँ पर तुम्हें पंछियों की मधुर मधुर आवाज सुनाई देगी। और उन सुंदर सुंदर पंछियों के बच्चे तुम्हारे ऊपर बैठकर बड़े होंगे और तुम्हारे मीठे मीठे फल खाएंगे। और वह सभी पंछी तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। और अब तुम सभी को अपने मीठे मीठे फल खिलाना। लकड़हारे की बात सुनकर आम का पेड़ बहुत ही खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब लकड़हारा और उसकी पत्नी भी अपने पाप से मुक्त हो चुके थे। तो देखा आपने कैसे लकड़हारे ने प्रायश्चित करके अपनी गलती सुधारी। अगर आपसे भी कोई गलती हो गई है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस गलती को कैसे सुधार सकते हो, और उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। ये कहानी है एक गरीब अनार की। अनार के घर में अनार और उसकी पत्नी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे, हालांकि गरीबी उसकी समस्या नहीं थी। अनार का कद बहुत ही छोटा था, इसकी वजह से सभी गांव वाले अनार का बहुत ही मजाक उड़ाते थे। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? जल्दी करो, हमें देरी हो रही है। हाँ, मैं आ गई। चलो चलो चलते हैं। कि तभी वहाँ पर कोई आता है और अनार का मजाक उड़ाने लगता है। अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? अरे अनार, तुम काम पर जा रहे हो। तुम्हारे ये छोटे छोटे पैर से तुम कब तक चलोगे? जब तक तुम काम पर पहुँचोगे तब तक तो तुम्हारा लौटने का समय हो जाएगा। हाँ। ऐसा बोलकर वो हंसने लगता है, लेकिन अनार उसके बातों पर ध्यान न देकर वो काम करने के लिए चला जाता है। अनार और उसकी पत्नी जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कोई दूसरा गांव वाला
फिर से उसका मजाक उड़ाता है। अरे वो देखो, अनार आ रहा है। वो देखो, अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। चलो इसकी पत्नी के सामने उसका मजाक उड़ाते हैं। अनार भैया, अरे ओ अनार भैया, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो अपनी पत्नी के साथ? अपने नन्हे से पैरों को इतना भी कष्ट मत दो। लेकिन अनार हंसते हुए कहता है, एक काम आ गया है भाई, वही करने जा रहा हूँ। अरे वो सब तो होता रहेगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम लोगों की कितनी मदद कर रहे हो? तुम सबके लिए एक जीते जागते मिसाल हो। तुम हम सभी गांव वालों की इतनी मदद कर रहे हो कि तुम महान बन गए हो। उसकी बातें सुनकर अनार को कुछ भी समझ में ना आया। तो फिर अनार ने कहा, मैं सबकी इतनी मदद कर रहा हूँ और मुझे ही पता नहीं आखिर कैसे मैं सबकी मदद कर रहा हूँ। अब देखो ना, हमारे गांव के अंगूर को उसका कद सिर्फ 3 फीट है। इसकी वजह से वो कितना डिप्रेशन में चला गया था। वो तो अपने छोटे कद की वजह से चिंता में डूबा जा रहा था। उसे चिंता में देखकर किसी ने उसे तुम्हारा उदाहरण दिया। अब वो एकदम ठीक है। और जब उसने तुम्हें देखा तो वो आत्मविश्वास से भर गया और अब वह बहुत ही खुश है। तो देखा तुमने, तुम लोगों के कितने काम आते हो। तुम हम सबके लिए प्रेरणा हो। ऐसे ही सभी गांव वाले अनार का मजाक उड़ाते हैं। ये तुम सब क्या बोल रहे हो? तुम सब ने मुझे मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर रोका था। कि तभी कुछ बच्चे खेलते खेलते वहाँ पर आते हैं और वो बच्चे भी अनार का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे इसके पैर कहाँ हैं? इसके तो पैर ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, ये तो बिना पैर के भी चल सकता है। मैं तुम सबको बता रहा हूँ, तुम सब ठीक नहीं कर रहे हो। अनार के साथ हमेशा ऐसा ही होता, लेकिन अनार बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके पैर थे कि जो बहुत ही छोटे थे, जो किसी को दिखते भी नहीं थे। ऐसे ही समय बीतने लगता है। ये सब देखकर अनार की पत्नी खुद को बहुत ही अपमानित महसूस करने लगती है और वो अनार से कहती है, पता नहीं मेरे घर वालों ने क्या देखकर तुमसे शादी करा दी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसे ही चेरी अनार को बहुत कुछ सुनाती है, लेकिन बेचारा अनार बोल भी क्या सकता था। तुम्हें पति कहकर परिचय देने पर मुझे बहुत ही शर्म आती है। अब तो जिंदगी भर का रोना है। पत्नी की बातों से परेशान होकर अनार वहाँ से चला जाता है और एक तालाब किनारे जाकर बैठ जाता है। है ऊपर वाले, आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? आपने मुझे सभी लोगों की तरह पैर क्यों नहीं दिए? सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप मुझे अपने पास बुला लो। ऐसा बोलकर अनार रोने लगता है। ऐसे ही रोते रोते शाम हो जाती है। अब घर जाकर क्या फायदा? घर जाऊंगा तो फिर से मेरी पत्नी मुझे बहुत सुनाएगी। इससे अच्छा तो मैं इसी तालाब में अपनी जान दे दूंगा। और फिर ऐसा बोलकर अनार तालाब के अंदर चला जाता है। इन्हीं पैरों की वजह से सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। काश कि मेरा पैर भी सभी लोगों की तरह होता तो कितना अच्छा होता। अनार के ऐसा बोलने पर अचानक से चमत्कार हो जाता है। अब अनार के पैर सभी लोगों की तरह लंबे हो चुके थे। अरे यह क्या हो रहा है? मेरे पैर लंबे हो रहे हैं, कैसे? अरे ये तो चमत्कार हो गया। मेरे पैर भी सभी लोगों की तरह लंबे हो चुके हैं। अब मरना कैंसल। और अब अनार एकदम खुश हो जाता है कि तभी अचानक से तालाब में से कोई निकलता है। तुम्हारे पैर मैंने लंबे किए हैं। ये तालाब कोई आम तालाब नहीं है, यह एक जादुई तालाब है। हाँ, जादुई तालाब। अनार बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है, आप कौन हो? मैं हूँ इस तालाब की देवी। इस पानी में खड़ा होकर जो भी कुछ मांगेगा मैं उसे जरूर दूंगी। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। उस देवी की बात सुनकर अनार एकदम खुश हो जाता है
और फिर अनार कहता है, हे देवी, आपकी वजह से मैं आज लंबा हो गया। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। और हाँ, तुम अपने आप को छोड़कर अगर दूसरे के लिए भी कुछ भी मांगोगे तो उसे भी मिलेगा। उसे तो वह चीज मिलेगा ही, और उसके साथ साथ तुम्हें भी उसका 10 गुना मिलेगा। लेकिन हाँ, तुम इस शर्त के बारे में तुम किसी को भी कुछ नहीं बता सकते। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं आपकी यह शर्त हमेशा याद रखूंगा। मैं आपकी शर्त जरूर याद रखूंगा। और फिर वो देवी वहाँ से गायब हो जाती है। हे जादुई तालाब, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मुझे कुछ धन चाहिए। अनार के ऐसा बोलने पर अनार के सामने ढेर सारा धन आ जाता है। अरे वाह, मैं तो अमीर बन गया। और फिर अनार धन लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी अनार को याद आता है, अरे, मैं जिस गांव में रहता हूँ, मुझे गांव वालों के लिए भी तो कुछ मांगना चाहिए। और फिर ऐसा सोचकर अनार फिर से तालाब में आ जाता है और फिर कहता है, हे जादुई तालाब, मैं जिस गांव में रहता हूँ, उस गांव के सभी लोगों के पक्के घर बन जाए। अनार के ऐसा बोलने पर गांव के सभी लोगों के घर पक्के बन जाते हैं। और जैसा कि देवी ने कहा था, मांगने वाले को उसका 10 गुना मिलेगा, इसीलिए अनार को उसका 10 गुना मिलता है। अब अनार गांव में सबसे ज्यादा अमीर बन चुका था। आसपास के सभी गांव वाले भी उसका बहुत ही सम्मान करने लगे। लेकिन ये बात आलू और प्याज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो फिर आलू की पत्नी प्याज ने आलू से कहा, अरे आलू, देख रही हो उस गरीब अनार को, वो कितना अमीर बन चुका है। कैसे पता लगाओ उसके बारे में। हाँ भाग्यवान, तुम बोल तो सही रही हो। मुझे उसका पीछा करना चाहिए। और फिर आलू अनार का पीछा करने लगता है। और फिर आलू अनार का पीछा करते करते उस तालाब के पास पहुंच जाता है। हे जादुई तालाब, मुझे थोड़े से पैसे और चाहिए। अनार के ऐसा बोलने पर अनार को फिर से ढेर सारा धन मिल जाता है। लेकिन ये सब आलू देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है। अब इस बहती गंगा में मुझे भी हाथ धोना पड़ेगा। और फिर अनार वो धन लेकर चला जाता है। अब आलू भी उस तालाब में चला जाता है। हे जादुई तालाब, मुझे भी अनार की तरह धन संपत्ति दे दो ना। आलू के ऐसा बोलने पर अनार का घर भी आलू की तरह बड़ा हो जाता है और उसके पास ढेर सारा धन संपत्ति आ जाता है। और फिर जल की देवी ने आलू को भी सारी शर्तें बताई। ये जानकर आलू वो सारा धन लेकर वापस अपने घर चला गया और अपनी पत्नी प्याज को सारी बात बताई। लेकिन जो बात देवी ने बताने के लिए मना की थी, वो बात नहीं बताई। और फिर ऐसे ही समय बीतने लगता है। लेकिन प्याज को फिर भी शांति नहीं थी। उससे अनार का सुख देखा नहीं गया और वो उस तालाब के पास चली गई। हे जादुई तालाब, आपने मेरे पड़ोसी उस अनार को जो भी धन संपत्ति दिया है, वो सब वापस ले लो और उसके हाथ पैर छीन लो। उसे पूरा अपाहिज बना दो। प्याज के ऐसा बोलने पर अनार का सारा धन संपत्ति फिर से वापस चला जाता है और वो पूरा अपाहिज बन जाता है। लेकिन जैसा कि देवी की शर्त थी, जो कि प्याज को पता नहीं थी कि दूसरे के लिए मांगने पर उसे उसका 10 गुना मिलेगा, वैसा ही प्याज के साथ भी हुआ। प्याज का भी धन संपत्ति चला गया और साथ में वह भी अपाहिज बन गई। अब ये बात आलू और अनार को समझ आ चुका था कि यह क्या हुआ है। आलू दौड़ते हुए उस जादुई तालाब के पास पहुंच गया। प्याज को ऐसी हालत में देखकर आलू सब कुछ समझ चुका था। अरे, यह क्या हुआ मेरे साथ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब तो मैंने उस अनार के लिए मांगा था। यही तो शर्त थी कि जिसके लिए मांग रहे हो, उसका 10 गुना मांगने वाले को मिलेगा। वही तुम्हें मिला है।
और यह बात अगर किसी को बताए तो उसकी मृत्यु तभी हो जाएगी। अरे यह क्या कर दिया मैंने, मुझे ये बात नहीं बतानी थी, अब मेरी मृत्यु अभी हो जाएगी। अरे ये क्या हो गया मुझसे। और फिर देवी की शर्त के मुताबिक आलू की मृत्यु हो जाती है और फिर प्याज रोने लगती है, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। अरे यह क्या कर दिया मैंने अपने ही पति की जान ले ली। अरे यह मुझसे क्या हो गया। यहाँ पर अनार का घर खंडर बन चुका था और वो खुद पूरा अपाहिज बन चुका था। अरे यह क्या हो गया आपको, और हमारा घर ऐसा कैसे हो गया। मैं ये सब कुछ जानता हूँ, ये सब कैसे हुआ, बस तुम मुझे उस तालाब के पास लेकर चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर चली अनार को लेकर उस तालाब के पास चली जाती है। हे जादुई तालाब, मैं जानता हूँ ये सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप समय को थोड़ा पीछे कर दो ताकि मेरे दोस्त आलू की जान बच जाए। आलू के ऐसा बोलने पर समय थोड़ा पीछे हो जाता है और आलू की जान बच जाती है। वो फिर से जीवित हो जाता है कि तभी वो देवी आती है और कहती है, अरे अनार, तुम चाहते तो तुम अपना घर भी वापस मांग सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ अपने दोस्त का जीवन मांगा। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारा घर पहले जैसा बना दीजिए और मुझे और प्याज को पहले जैसा ठीक कर दीजिए। तथास्तु। अब अनार और आलू का घर भी जैसा पहले था वैसा हो चुका था। अब अनार और प्याज भी ठीक हो चुके थे। अब आलू और प्याज को अपनी गलती पर काफी पछतावा हो रहा था। हमें माफ कर दो अनार, हमने तुम्हारा हमेशा बुरा चाहा, लेकिन फिर भी तुमने हमारे साथ अच्छा किया। और फिर आलू और प्याज दोनों ही अनार से माफी मांगते हैं और अनार भी उसे माफ कर देता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। किसी गांव में आलू और तरबूज रहा करते थे। आलू का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, वहीं तरबूज का परिवार बहुत ही अमीर था। आलू का परिवार थोड़े से पैसे में बहुत ही खुश रहते थे, लेकिन वहीं पर तरबूज का परिवार काफी अमीर होने के बावजूद भी उसे शांति नहीं थी। तरबूज और उसकी पत्नी हमेशा यही सोचते थे कि और धन कैसे कमाए। ऐसे एक बार आलू रात को लकड़ियां काटकर घर लेकर आ रहा था कि तभी अचानक से बारिश होने लगती है और उसकी सारी लकड़ियां भीग जाती हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो लकड़ी लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अरे प्याज, क्या बताऊं मैं तुम्हें, आज तो इतनी जोर से बारिश हुई कि हमारी सारी लकड़ियां भीग चुकी है। अब तो हम इस लकड़ी को बाजार में बेच भी नहीं सकते। यह आप क्या बोल रहे हो, अब हमारा क्या होगा। घर में तो सिर्फ आज का ही राशन है, कैसे चलेगा हमारा घर। तो क्या माँ, कल से हमें खाना नहीं मिलेगा। मैं कुछ करता हूँ, तुम सब चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद पानी पानी, मेरा गला सूख रहा है, कोई पानी दो। अब आलू की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कोई मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। आलू की आवाज सुनकर आलू के पास उसकी पत्नी और उसका बेटा आता है। कोई मुझे पानी दो, मुझे बहुत ही प्यास लगी है, कोई मुझे पानी दो। माँ, अब क्या होगा, पापा की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। एक तो तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, पता नहीं अब क्या होगा। हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैं क्या कहता हूँ माँ, जब तक पापा का बुखार पूरी तरीके से उतर नहीं जाता तब तक जंगल में मैं जाता हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। अरे बेटा, तुम अभी बहुत ही छोटे हो, तुमसे लकड़ी काटने का काम नहीं होगा। मैं कर लूँगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और फिर अगले दिन सुबह होते ही
टमाटर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। हाँ, ये रहा बूढ़ा पेड़। मुझे इसे ही काटना चाहिए, लेकिन मुझे इस बूढ़े पेड़ को देखकर दया आ रही है। मुझे काटने का मन नहीं कर रहा। मैं जाता हूँ यहाँ से। हाँ, यही मेरे लिए सही होगा। और फिर टमाटर उदास होकर वहां से जाने लगता है कि तभी अचानक से आवाज आती है। नहीं नहीं, तुम पाप नहीं कर रहे हो, तुम मुझे काट दो। ये पेड़ में से आवाज आ रही थी। टमाटर तो ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है। अरे, तुम तो बोल सकते हो। तुम तो जादुई पेड़ हो। हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, और मैं ही तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे काट दो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तुम मुझे काट दो। तुम परेशानी में होकर भी मुझे काटना नहीं चाहते। मैं तुम्हारी परेशानी देख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे काट दो। इससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं, मेरे हाथ नहीं उठ रहे हैं आपको काटने के लिए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं इस कुल्हाड़ी से मैं आप पर प्रहार करूं। आप तो जादुई पेड़ हो, क्या कोई और रास्ता नहीं है? टमाटर की बातें सुनकर जादुई पेड़ बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, वाह बेटा, आज तो तुमने मुझे बहुत ही खुश कर दिया। अब समझो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन कैसे? आज भी हम लोग बहुत ही गरीब हैं। तुम गरीब थे, लेकिन अब से नहीं रहोगे। अब तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। मेरे अंदर जाने का एक रास्ता है, तुम मेरे अंदर चले जाओ। वहां पर तुम्हें बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे मिलेंगे, उसे तुम रखो। इसके बाद तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। जादुई पेड़ की बात सुनकर टमाटर बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, नहीं पेड़ देवता, मुझे तो बस थोड़ा सा ही धन चाहिए, जिससे हम अपनी गरीबी दूर कर सके। वाह, तुमने तो मुझे फिर से खुश कर दिया। पता नहीं चल रहा है कि आज के समय में भी तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं। हे पेड़ देवता, मैं आपके अंदर कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। यह मंत्र बोलोगे तो मेरे अंदर जाने का रास्ता खुल जाएगा। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। वाह, कितना स्वादिष्ट मंत्र है। और फिर टमाटर वो मंत्र बोलता है, धरती के अंदर मुर्गी का अंडा बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। इतना बोलने पर ही पेड़ के अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। अरे वाह, मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल गया। और फिर टमाटर उस पेड़ के अंदर चला जाता है। अरे, यह क्या? यहाँ पर तो बहुत सारा सोना चांदी सब है। मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 8 से 10 राजा का धन यहाँ पर इकट्ठा होगा। यहाँ पर तो ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात सब कुछ है। पता नहीं चल रहा है कि इसमें से मैं क्या लूँ, लेकिन इन सब की मुझे क्या ज़रूरत। मुझे लग रहा है कि इन सब में से मुझे सिर्फ 2 ही हीरे लेने चाहिए। और फिर टमाटर उन सभी धन में से मात्र 2 हीरे ही लेता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद अब टमाटर ने हीरे बेचकर एक अच्छा सा घर बना लिया था और एक अच्छी सी दुकान भी खोल ली थी। और सच में अब टमाटर के सारे दुख दूर हो चुके थे, उसकी गरीबी अब मिट चुकी थी। लेकिन ये सब देखकर तरबूज और उसकी पत्नी को काफी ईर्ष्या हो रही थी। अरे ओ तरबूज, तुम्हारे आंखों के सामने उस गरीब ने इतना अच्छा सा घर बना लिया और एक अच्छी सी दुकान भी खोल ली, तुमसे कुछ होगा भी? अब देखो चेरी, अब मैं क्या करता हूँ। इतना बोलकर तरबूज और उसकी पत्नी चेरी आलू के घर चले जाते हैं। और बताओ आलू, कैसे हो? तुम्हारा धंधा तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। बहुत ही जल्दी तुमने अच्छी तरक्की कर ली। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर ऐसा क्या किया जिससे तुम रातों रात अमीर बन गए?
जरा अपनी अमीरी का राज मुझे भी तो बताओ। मुझे तो लग रहा है कहीं पर आपने पैसों का पेड़ लगाया है, वहाँ पर जाते हो और पेड़ में से पैसे तोड़ लेते हो। नहीं नहीं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ, हम तो आज भी बहुत ही गरीब हैं। हम तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा करते हैं। हमने सालों से जो जमा किया था बस उसी से ये सब कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। तुम इतनी आसानी से मुझे सच नहीं बताने वाले। अब तो मैं पुलिस को बताऊंगा, तभी तुम्हारी सच्चाई बाहर आएगी। तरबूज की बातें सुनकर आलू और उसका परिवार डर जाता है। फिर टमाटर कहता है, नहीं नहीं, आप पुलिस को कुछ मत बताइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इसमें मेरे मम्मी पापा की कोई भी गलती नहीं है, ये सब मुझे जादुई पेड़ ने दिया है। और फिर टमाटर तरबूज और चेरी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो तुमने मुझे जो भी कहा है वह सच है या नहीं? मुझे इसका प्रमाण तो निकालना पड़ेगा ना। अभी मैं जाता हूँ उस जंगल में और वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। और फिर तरबूज उस जंगल में चला जाता है। उसकी बात मानकर मैं इस जंगल में आ तो गया हूँ, लेकिन मैं उस जादुई पेड़ को कैसे ढूंढूंगा? ये जंगल तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं जोर जोर से मंत्र बोलता हूँ। जो भी जादुई पेड़ होगा उसका दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। लग गया तो ठीक, नहीं तो तुक्का। वो मंत्र, हाँ वो मंत्र तो मुझे याद ही है। और फिर तरबूज वो मंत्र बोलता है, धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। यह मंत्र पूरे जंगल में घूमते घूमते बोलता है। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। तरबूज के मंत्र की आवाज सुनकर वो जादुई पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। अरे, ये रहा पेड़ के अंदर जाने का रास्ता, मुझे मिल गया। यही है वह जादुई पेड़। और फिर तरबूज बहुत ही खुश होकर उस पेड़ के अंदर चला जाता है। अरे देखो देखो, मैंने सारा सोना ढूंढ लिया। उस मूर्ख टमाटर के बच्चे ने मात्र 2 हीरे ही लिए थे। मैं तो ये सारा सोना लेकर जाऊंगा और इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। तरबूज वो सब धन देखकर काफी बौखला जाता है। अब तरबूज के अंदर बहुत ही सारा लालच आ चुका था। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ इसमें से मैं क्या लेकर जाऊँ और क्या छोड़ दूँ कि तभी उस जादुई पेड़ का दरवाजा बंद हो जाता है। अब मुझे जितना होता है वह सभी धन में बोरे में भरने लगता हूँ और जो बचेगा वह मैं बाद में ले जाऊंगा। और फिर तरबूज उस सोने चांदी को एक बोरे में भरने लगता है। तरबूज उस धन को देखकर इतना डूब चुका था कि उसे ये भी पता नहीं था कि बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तरबूज फिर उस सभी सोने चांदी को इकट्ठा कर लेता है। मैं जितनी बोरियां लाया था वो सारी की सारी भर चुकी है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन जब तरबूज ने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता बंद हो चुका था। अरे ये क्या, बाहर जाने का रास्ता तो बंद हो चुका है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? लगता है मुझे मंत्र बोलना पड़ेगा। वह मंत्र क्या था? धरती के अंदर मछली का अंडा, मुर्गी का अंडा, कबूतर का अंडा। अरे ये धरती के अंदर किसका अंडा था? भला धरती के अंदर अंडे कौन देता है? और अंडे देने के बाद क्या बोलना था? अरे रे, मुझे तो मंत्र ठीक से याद ही नहीं है। अब ये दरवाजा कैसे खुलेगा? अरे कोई है, बचाओ मुझे, अरे मुझे बचाओ। और फिर तरबूज जोर जोर से वो दरवाजा पीटने लगता है। लेकिन जंगल में तरबूज की आवाज भला कौन सुनता? अरे कोई है, दरवाजा खोलो, अरे कोई है, दरवाजा खोलो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तरबूज के वापस घर ना लौटने पर तरबूज की पत्नी चेरी काफी परेशान हो जाती है। हाय रे,
2 दिन बीत गए हैं, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। यह क्या हो गया? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरे पति के साथ क्या हुआ होगा? ऐसे ही चेरी रोते हुए आलू के घर जाती है। क्यों रे टमाटर, तुमने मेरे पति को कहाँ भेजा है? 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन वह अभी तक नहीं आए। चेरी की बातें सुनकर टमाटर सब कुछ समझ जाता है आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और फिर टमाटर दौड़ते हुए उस जंगल में चला जाता है, उस जादुई पेड़ के पास। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। टमाटर के मंत्र बोलने पर उस जादुई पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है तो उसे तरबूज दिखाई देता है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। ये अंदर जाकर मंत्र भूल गए थे और उसके वजह से यह अंदर ही फंस चुके थे। अब तरबूज उस पेड़ से बाहर आ जाता है। अरे बेटा टमाटर, तुम आ गए। अच्छा हुआ तुमने ये दरवाजा खोल दिया। मैं तो 2 दिनों से यहीं पर फंसा हुआ था। मुझे तो लगा था कि मेरी मृत्यु अंदर ही हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर 1 सेकंड भी रुकना नहीं चाहता। मुझे जल्दी से अपने घर जाना है। लेकिन तरबूज जब अपने सोने से भरे हुए बोरियों की तरफ देखता है तो वह सारा सोना गायब हो चुका था। अरे ये क्या, सोने से भरी हुई मेरी बोरिया तो गायब हो चुकी है। आखिर यही तो होना था। ये सब तो मोह माया था। मेरा तो मानना है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। हाँ बेटा टमाटर, तुम एकदम सही बोल रहे हो। आज मैं मरते मरते बचा हूँ। जान है तो जहान है। मेरी आंखें अब खुल चुकी है। अब मैं लालच नहीं करूँगा। अब मेहनत करके अपना जीवन बिताऊंगा। चलो बेटा टमाटर, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर टमाटर और तरबूज वहां से चले जाते हैं। दूर किसी गांव में अनार बाबा रहते थे। अनार बाबा बड़े ही ज्ञानी और चमत्कारी बाबा थे। अनार बाबा ने सारी जिंदगी घूम घूम कर खूब सारा ज्ञान इकट्ठा किया था और फिर अंत में इसी गांव को अपना आश्रय बना लिया था और फिर हमेशा के लिए इसी गांव में रहने लगे। उस गांव में ढेर सारे पशु पंछी रहते थे। अनार बाबा पूरे दिन ध्यान करते और जब शाम होती तो पंछियों को दाना खिलाते और फिर गांव के सभी लोगों को जिंदगी का अच्छा अच्छा पाठ पढ़ाते। इसी तरह अनार बाबा अपना दिन बिताते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, अनार बाबा सभी को ज्ञान दे रहे थे। बताओ तुम सब क्या जानना चाहते हो? गुरुजी, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपकी कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन गुरुजी, हम सब आपसे एक चीज जानना चाहते हैं। बताओ तुम सब क्या जानना चाहते हो? अगर किसी को अमर बनना हो तो क्या वो बन सकता है गुरुजी? हाँ गुरुजी, इसका जवाब तो हम सभी को चाहिए। बताइए ना गुरुजी। हाँ गुरुजी, बताए ना। अगर किसी को अमर बनना हो तो क्या वह बन सकता है क्या? नहीं, कोई भी अमर नहीं बन सकता। लेकिन गुरुजी, हमने तो बहुत लोगों से सुना है कि गहरी तपस्या करके अमर बना जा सकता है। सीधे तरीके से हम अमर नहीं बन सकते, लेकिन हम अपनी आयु जरूर बढ़ा सकते हैं। कैसे गुरुजी? रुको, मैं तुम सबको बताता हूँ। और फिर गुरुजी एक बक्सा खोलते हैं। ये जो चीज तुम देख रहे हो, अगर इस चीज को किसी के खाने में रख दिया जाए तो उसके अगले दिन वो बूढ़ा हो जाएगा और उसकी आयु हमें लग जाएगी। ये जो चीज तुम सब देख रहे हो, इससे हम अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम कभी भी अमर नहीं बन सकते। इसका मतलब ये है कि ये चीज जिन जिन लोगों को पिलाई जाए, उन सब की आयु हमें लग जाएगी और उसकी आयु खत्म हो जाएगी। मतलब ये कि अगर यह मैंने 5 लोगों को पिलाया तो उन 5 लोगों की आयु मुझे लग जाएगी
और उन 5 लोगों की आयु खत्म हो जाएगी, मतलब कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, पहले तो वो बूढ़े हो जाएंगे और फिर कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जो कोई भी इसे पिलाएगा, अगर गलती से भी पिलाने वाले ने इसकी एक बूंद भी पी ली, तब पिलाने वाली की मृत्यु तभी हो जाएगी, और जिसने पिया है उसकी आयु फिर से ठीक हो जाएगी। लेकिन गुरुजी, किसी की उम्र घटाकर अपनी उम्र बढ़ाना, ये तो गलत है ना? हाँ बिल्कुल, गुरुजी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो मैंने ये चीज आज तक अपने पास संभाल कर रखी है, किसी को भी लेने नहीं दिया। अगर गलती से भी ये चीज किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए, तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। और फिर रात हो जाती है। उस चमत्कारी चीज को देखकर तरबूज के मन में लालच आ जाता है, और फिर तरबूज उसे लेने के लिए रात को गुरुजी के घर चला जाता है। तरबूज जब गुरुजी के घर पहुंचता है, तब गुरुजी सो रहे थे। तो फिर तरबूज चुपके से अंदर घुसता है। यही अच्छा मौका है, मुझे जल्द से जल्द ये चमत्कारी दवा लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर मौका देखकर तरबूज उस बक्से में से चमत्कारी दवा निकालकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब गुरुजी की आंख खुलती है, तो गुरुजी देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और बक्सा भी खुला हुआ है। अरे यह क्या, मेरा चमत्कारी दवा कौन ले गया? अब क्या होगा? अब क्या होगा? हे भगवान, सबको बचा लेना। और फिर यहाँ पर वह लालची तरबूज वो चमत्कारी दवा लेकर गोला बेचने लगता है, ताकि वो गोले में चमत्कारी दवा मिलाकर सभी को खिला सके। गोला ले लो, गोला ले लो, गोला खट्टा मीठा गोला, लीजिए खट्टा मीठा गोला खाए, फ्री में खाए। लीजिए लीजिए, ठंडा ठंडा गोला खाए, ऐसा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। लीजिए लीजिए, ठंडा ठंडा गोला खाए, फ्री में खाए। ऐसे बोलकर तरबूज वो गोला बेचने लगता है। फ्री की बात सुनकर सभी गांव वाले तरबूज के गोले खाने के लिए आ जाते हैं। क्या तुम बर्फ का गोला खाओगे? पैसे नहीं लगेंगे, फ्री में मिलेंगे। क्या तुम्हें खट्टा मीठा गोला खाना है? सिर्फ आज के लिए फ्री है, कल से पैसे लगेंगे। हाँ हाँ, मुझे खाना है ये बर्फ का गोला, फ्री का है ना, मैं जरूर खाऊंगा। लाइए लाइए, मुझे ये बर्फ का गोला खिलाएं। चलो, आज का पहला शिकार मिल गया। और फिर तरबूज उस गोले में वो दवा मिलाकर देता है। ये तुमने इसमें क्या मिलाया है? यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये राज की बात है। तुम खाकर देखो, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर वो गोला खाने लगता है। अरे हाँ, सच में ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ हाँ, तुम इसे खाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर वो देखते ही देखते 3-4 गोले खा लेता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर यह गोला तुम्हें अच्छा लगा हो तो जाओ, गांव के सभी लोगों को यहाँ पर भेजो। हाँ हाँ, मैं अभी सभी लोगों को बुलाकर लेकर आता हूँ। और फिर वो गांव के सभी लोगों को गोला खाने के लिए भेज देता है। देखते ही देखते तरबूज के यहाँ गोला खाने वालों की काफी भीड़ लग जाती है। अब इन सभी की उम्र मुझे लग जाएगी। मुझे दो, मुझे दो, मुझे भी गोला खाना है, मुझे भी दो, मुझे दो। और फिर सभी लोग गोला मांगने लगते हैं। खाओ खाओ, सभी लोग बर्फ का गोला खाओ, फ्री का गोला खाए, ठंडा गोला खाए। लीजिए लीजिए, सबको मिलेगा ये फ्री का गोला, खाए खाए, ठंडा ठंडा गोला। ये सब ये गोले खाएंगे तभी तो मेरी उम्र बढ़ेगी। और फिर सभी गांव वाले वो गोला खाकर वहां से चले जाते हैं। लगता है लगभग सभी गांव वाले मेरे गोले खा लिए हैं। अब उन सभी की उम्र मुझे लग जाएगी। अब तो कल सुबह होने की देरी है, वो सभी बूढ़े होकर मर जाएंगे और उन सभी की उम्र मुझे लग जाएगी। अब तो मैं काफी थक चुका हूँ। और फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर
2 दिनों से अनार बाबा की तबीयत भी काफी खराब हो चुकी थी। इसकी वजह से वो पंछियों को दाना नहीं खिला पा रहे थे। पंछियों को खाना न मिलने की वजह से वो सभी पंछी वहां से चले जाते हैं, लेकिन एक पंछी वहीं पर रुक जाता है। वो पंछी अनार बाबा का बहुत ही खास था। वो कहीं पर नहीं जाता। वो पंछी वहां जाता है जहां पर तरबूज वो जादुई दवा गोले में मिलाकर सभी को खिला रहा था। उस गांव में तो अब खलबली मच गई थी। गांव के सभी लोग बूढ़े हो चुके थे। गांव के सभी लोगों को चिंता हो रही थी कि यह क्या हो गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं बूढ़ा कैसे हो गया? हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं तो बुढ़ी हो गई। अब क्या होगा? गांव में यह क्या हो रहा है? कहीं कोई महामारी तो नहीं फैल गई? इस तरह से सभी गांव वाले बहुत ही डरे हुए थे। तरबूज जब सभी गांव वालों को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। अब आएगा ना मजा। सभी गांव वाले बूढ़े हो चुके हैं। अब उन सभी की आयु मुझे लग गई है। अब तो मुझे लग रहा है कुछ दिनों में पूरा गांव खाली हो जाएगा। तरबूज की बातें आलू सुन लेता है। अरे तुम तो वही हो ना जिसने हम सबको फ्री के गोले खिलाए थे। सच सच बताओ, ये तुमने क्या किया है हम सभी के साथ? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे चाचा, कब्र में पेड़ है और धमकी दे रहे हो। यह आपको शोभा नहीं देता। अब तुम सब कुछ नहीं कर सकते। कुछ ही दिनों में तुम सबकी मृत्यु हो जाएगी। अब मैं अमर हो चुका हूँ। वो अनार बाबा का प्रिय पंछी तरबूज का पीछा कर रहा था। चलो, अब मुझे लग रहा है इस गांव के सभी लोग बूढ़े हो चुके हैं। अब मैं किसी और गांव में चलता हूँ ताकि मेरी और आयु बढ़ जाए। लेकिन अभी तो मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। पहले मैं कुछ खा लेता हूँ। और फिर तरबूज अपना गोले का थैला छोड़कर खाने बैठ जाता है। अनार बाबा का प्रिय पंछी ये सब देख रहा था। तरबूज जैसे खाना खाने बैठता है कि वो पंछी पेड़ पर से कुछ उस चमत्कारी द्रव्य में गिरा देता है, जिसकी वजह से वो चमत्कारी द्रव्य के कुछ छींटे उसके खाने में गिर पड़ता है। लेकिन ये सब तरबूज को पता नहीं चलता और वो खाना खाने लगता है। कुछ देर में वो खाना खत्म कर देता है। चलो, अब मैं चलता हूँ किसी और गांव में। अब मेरा पेट भर चुका है। लेकिन उस चमत्कारी द्रव्य तरबूज के खाने में गिरने की वजह से वो अपना असर दिखाने लगता है। अरे, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं बूढ़ा कैसे हो रहा हूँ? और फिर देखते ही देखते तरबूज एकदम बूढ़ा हो जाता है। और फिर जैसा कि अनार बाबा ने कहा था वैसे ही तरबूज की मृत्यु हो जाती है। और फिर सभी गांव वाले फिर से ठीक हो जाते हैं। अरे वाह, मैं ठीक हो गया। अरे, लगता है यह महामारी खत्म हो गई। अब हम सब ठीक हो चुके हैं। और वह अनार बाबा का प्रिय पंछी चमत्कारी दवा लेकर अपने गुरुजी के पास चला जाता है। तो देखा ना आप सभी ने, लोभ करने वाले का क्या हाल होता है। हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। किसी गांव में एक बहुत ही अजीब सा नमूना रहता था जो हमेशा अपनी ही मनमानी किया करता और फंस जाता था। क्यों रे आम, कैसी है भैंस की तबीयत? चाचा, भैंस तो मर गई। क्या डॉक्टर को नहीं बुलाया था क्या? अरे चाचा, अगर मैं डॉक्टर को बुलाता तो 400-500 रुपए का नुकसान हो जाता। अब देखो, लाखों का नुकसान हो गया। अब क्या करोगे? ऐसे ही अगर अपनी मनमानी करते रहोगे तो नुकसान ही होगा। गर्मियां अब शुरू होने ही वाली थी। आम ने तरबूज की खेती करनी चाहिए। आम जल्दी से बाजार चला गया बीज लेने। फिर खेत में जाकर तरबूज के बीज बो दिए। खाद और सिंचाई का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा और कुछ ही दिनों के बाद खेत में तरबूज के बैल निकल आए। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। कुछ महीना बाद आम खेत में गया तो उसने देखा कि एक भी बैल में फल नहीं लगा था। ये देखकर
आम काफी उदास हो गया। मुझे तो लग रहा है ये बीज ही नकली था, एक भी बैल में पल नहीं आया। अब तो मैं ये सारा बेल उखाड़ फेंकता हूँ। ऐसा बोलकर आम सारे बेल उखाड़ कर फेंकने लगा। एक आखिरी बेल बची थी, उसे उखाड़ने ही वाला था कि आम ने देखा उस बेल में एक छोटा सा तरबूज निकला है। इस बेल को मैं रहने देता हूँ, ये बड़ा होगा तो खाने में काम आएगा। ऐसा सोचकर आम अपने घर चला आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उस बेल पर लटका हुआ तरबूज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो तरबूज रोज रोज बढ़ने लगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगा, और वो तरबूज बढ़ते बढ़ते पहाड़ जैसा बड़ा हो गया। आम जब खेत पर पहुंचा तो उस तरबूज को देखकर आम की आंखें फटी की फटी रह गई। आम की खुशी आसमान छू रही थी। आम तरबूज पर चढ़कर नाचने लगा और चिल्लाने लगा। आम की आवाज सुनकर गांव वाले वहां पर आ गए। ये तरबूज है या पहाड़? ऐसा तरबूज तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर क्या था? आम के तरबूज की बात आसपास के गांव में भी फैलने लगी और कुछ बहुत ही बड़े व्यापारी तरबूज खरीदने के लिए आम के पास पहुंचे। अब उस तरबूज को खरीदने के लिए बोली लगनी शुरू हो गई और आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक पहुंच गया। ठीक है, मैं इस तरबूज के में तुम्हें 1.5 लाख देता हूँ, क्या कहते हो, बेचोगे? पागल हो गए हो क्या? इस तरबूज की साइज देखो तो सही। साइज ही तो दिक्कत है, इसे काटना पड़ेगा, फिर बाद में बेचना पड़ेगा, और अगर नहीं बिका तो इसे स्टोर करना पड़ेगा। मतलब इसमें खर्चा ही खर्चा है। हमारे तो कितने सारे खर्चे बढ़ेंगे। लास्ट कहता हूँ 2 लाख में डन कर दो। नहीं नहीं, 2 लाख में मैं ये तरबूज नहीं बेचूंगा। उन सभी के कितना भी बोलने पर भी आम नहीं मानता है। ऐसे ही आम एक बार अपने दोस्त के तरबूज की दुकान पर बैठा था। उसका दोस्त कस्टमर को तरबूज बेच रहा था। क्यों भाई, अंदर से लाल तो है ना? अरे मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना इस तरबूज के अंदर घुसकर देखा है। ये बात सुनते ही आम के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और वो मन में सोचने लगा। जब लोग गर्मी भगाने के लिए तरबूज को खा सकते हैं तो उसके अंदर रह भी तो सकते हैं। ऐसा सोचकर आम कुछ कारीगर को लेकर सीधा खेत में चला गया। तरबूज के अंदर बहुत ही अच्छा सा घर बना दो। लोग इसे खाने नहीं बल्कि तरबूज के अंदर रहने के लिए आएंगे। फिर क्या था, वो कारीगरों ने काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही काम करते करते 15 दिन में तरबूज के अंदर 50-60 कमरे बनकर तैयार हो गए। आम ने उसे नाम दिया वाटरमेलन हाउस। फिर क्या था, आम ने उस वाटरमेलन हाउस की जमकर पब्लिसिटी करनी शुरू कर दी। ऐसे ही एक बार आम वाटरमेलन हाउस के सामने खड़ा था कि तभी आम के सामने एक बहुत ही अच्छी कार आकर रुकी। उस कार में से कपल बाहर निकले। जी, ये वाटरमेलन हाउस आपका ही है? हाँ बिल्कुल, बताइए आपको क्या काम है? हमारी नई नई शादी हुई है। हम हमारा हनीमून मनाने के लिए कुल्लू मनाली जाने के बजाय आपके इस वाटरमेलन हाउस में मनाना चाहते हैं। आपके इस वाटरमेलन हाउस का एक दिन का किराया कितना है? जी, 1 लाख। फिर क्या था, उस कपल ने आम को 1 लाख रुपए दिए और दोनों ही वाटरमेलन हाउस के अंदर चले गए। कुछ दिनों बाद आम ने वाटरमेलन हाउस के अंदर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया और उसका मुनाफा काफी तेजी से बढ़ने लगा। बड़े बड़े लोग अब आम के वाटरमेलन हाउस में आने लगे। देखते ही देखते आम बहुत ही ज्यादा अमीर बन गया। एक दिन म्यूजियम के कुछ लोग आम के पास आए। हम आपके इस वाटरमेलन हाउस को म्यूजियम में रखना चाहते हैं, बताइए क्या आप इसे बेचोगे? नहीं, मैं इसे किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहता। मेरी मानो तो तुम इसे बेच दो। वैसे भी अब गर्मी खत्म होने वाली है और बारिश में वैसे भी कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा और तुम्हारे वाटरमेलन हाउस में ताला लग जाएगा।
इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम इसे बेच दो। नहीं नहीं, मुझे इसे बेचना नहीं है। अगर तुम इसे नहीं बेचोगे तो यह बारिश में पड़े पड़े सड़ जाएगा। हम आपके इस वाटरमेलन हाउस को अपने म्यूजियम में हजारों साल तक संभाल कर रख सकते हैं। फिर भी आम नहीं मानता है। फिर म्यूजियम वाले चले जाते हैं। फिर ऐसे ही समय बीतने लगता है और गर्मी खत्म हो जाती है और बारिश शुरू हो जाता है, और बारिश की वजह से अब वाटरमेलन हाउस में कोई भी नहीं आता। इसकी वजह से वाटरमेलन हाउस में ताला लग जाता है। बरसात की वजह से आम भी 3 हफ्ते अपने घर में कैद रहा, और 3 हफ्ते बाद जब आम अपने वाटरमेलन हाउस के पास गया तो उसने देखा वाटरमेलन हाउस जमीन पर गिरकर सड़ चुका था। वाटरमेलन हाउस में से भयानक बदबू आ रही थी। ये देखकर आम छाती पीट पीट कर रोने लगा। हे भगवान, यह क्या हो गया? हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। अगर मैं म्यूजियम वालों की बात मानता तो अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते और मेरा नाम भी हो जाता। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। इस तरह से आम की मनमानी उसकी बर्बादी का कारण बन गई। एक बार आम और चेरी कहीं पर जा रहे थे कि तभी 2 गरीब फल उनके पास आते हैं और कहते हैं, साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा घर मुझसे मत छीनिए। तुम लोग फिर से यहाँ पर आ गए। मैंने तुम्हें एक बार कहा ना, घर खाली कर दो, मतलब खाली कर दो। साहब, हम गरीब लोग कहाँ पर जाएंगे? हम पर रहम कीजिए। उस घर के अलावा हमारे पास और कोई घर भी नहीं है, हम कहाँ पर जाएंगे? कौन है ये लोग और इस तरह से क्यों बोल रहे हो? तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। साहब, हमसे हमारा घर मत छीनिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम गाड़ी में जाकर बैठो। और फिर आम उन दोनों गरीब को धक्के मारकर गिरा देता है। साहब, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम कहाँ पर जाएंगे? और फिर आम अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है, और उन दोनों का रो रो कर काफी बुरा हाल हो रहा था। देखो, अब से इस घर पर हमारा कब्जा है, तुम रहने का कहीं और बंदोबस्त कर लो। लेकिन साहब, ये घर तो मेरा है। ये घर तुम्हारा था, अब नहीं रहा। चुपचाप ये 7 लाख रुपए लो और यह घर खाली कर दो। साहब, मैं अपना घर कैसे खाली कर सकता हूँ? मुझे ये घर नहीं बेचना है। तो फिर ठीक है, पुलिस आएंगे और तुम्हारा ये घर खाली करवा देंगे। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। तो फिर यह 7 लाख रुपए लो और घर खाली कर दो, इसी में तुम सबकी भलाई है। ऐसा मत कीजिए साहब, हम कहाँ जाएंगे? वकील साहब, इनका अंगूठा लगवा लो। और फिर आम वहाँ से चला जाता है। देखो भाई, ऐसा है, चुपचाप इस पर अंगूठा लगा दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नहीं साहब, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। देखो, चुपचाप 7 लाख रुपए ले लो, नहीं तो फिर यह भी नहीं मिलेंगे। और फिर वकील डरा धमका कर अंगूठा लगवा लेता है। अरे, उसे थोड़ा और डरा कर रखो, अंगूठा तो उसने लगा ही दिया है और घर भी खाली कर ही देगा। कब तक क्यों गरीबों के घर पर कब्जा करते रहोगे? देखो, यह मेरा काम है और मैं ऐसे ही किसी के घर पर कब्जा नहीं करता, उसे मैं पैसे भी देता हूँ। हाँ, मुझे पता है। कितने पैसे देते हो तुम? उसे पैसे देना नहीं बल्कि भीख देना कहते हैं, या फिर लूटना कहते हैं। किसी का घर छीनकर थोड़े से पैसे देकर उस पर तुम एहसान नहीं करते हो। देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे काम में दखल मत दिया करो। तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हारा काम है घर संभालना, तो तुम घर ही संभालो। हाँ, तुम बस गरीबों का हक मारो, किसी दिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देखना, तुम्हें एक दिन गरीबों की हाय लगेगी। ये सब कुछ नहीं होता और तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाया करो। थोड़ी देर बाद अरे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कल तक आपको घर मिल जाएगा। वकील साहब,
कल तक उस घर के पेपर तैयार करवा दो, उसे बेचना है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। और फिर वो वकील साहब उस गरीब को घर से निकाल देते हैं और फिर आम उस घर को 15 लाख में बेच देता है। कुछ देर में आम को एक कॉल आता है। क्या? हाँ, मैं पहुंचता हूँ। वो फोन हॉस्पिटल से था। जब आम हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि चेरी की हालत काफी गंभीर है। इनका किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुका है, किडनी बदलना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप कैसे भी करके इन्हें ठीक कर दीजिए। ठीक है, इसमें 60 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। आप पैसे जमा करवा दीजिए, मैं ऑपरेशन शुरू कर देता हूँ। अब आम को चेरी की कही हुई बात याद आती है। किसी का घर छीनकर थोड़े से पैसे देकर उस पर तुम एहसान नहीं करते हो। हाँ, तुम बस गरीबों का हक मारो। किसी दिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देखना तुम्हें एक दिन गरीबों की हाय लगेगी। अब आम को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तुम ठीक हो? मैंने आपको बोला था ना कि गरीबों की हाय हमें नहीं लेनी चाहिए, और देखा इसका नतीजा। ऊपर वाला सब देखता है। हाँ चेरी, तुम एकदम सही बोल रही हो। अब से मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। मैंने जिनके भी घर लिए हैं, उनके घर में लौटा दूंगा। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। और यहाँ पर गरीबों का बहुत ही बुरा हाल था। उनके पास रहने के लिए तो घर भी नहीं था, ऊपर से यह ठंडी। कि तभी आम उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। साहब, आप यहाँ पर। अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा घर तो पहले ही आपने छीन लिया। मैं यहाँ पर घर लेने नहीं, बल्कि देने आया हूँ। मतलब, हम कुछ समझे नहीं। ये लीजिए आपके घर के पेपर। अब से आपके जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए। इतने दिनों से सभी के साथ यही सब गलत काम कर रहा था, जिसकी सजा मुझे मिल गई। और फिर आम हाथ जोड़कर माफी मांगता है। और फिर वो दोनों ही गरीब बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसे अपना घर मिल चुका था। और वो दोनों ही गरीब आम को माफ कर देते हैं। 10 दिन बाद चेरी एकदम ठीक हो जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। अब से आम मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाता। हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें उसकी सजा जरूर मिलती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।